हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड ऑल इंडिया किसान सभा सेशन को स्टार्ट करेंगे कोट से। लर्न टू गिव, गिव इन प्लेंटी, गिव विद लव, गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वन डज नॉट लूज एनीथिंग बाय गिविंग, ऑन द अदर हैंड यू गेट बैक 1,000 फोल्ड। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म 1889 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका ओरिजिनल नाम नौरंग राय था और 1907 में ये सन्यासी बन जाते हैं। तब से हम इन्हें कंसीडर करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1920 के आसपास ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। अब देखिए 5 दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी जी पटना बिहार में विजिट करते हैं और यहीं पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से मुलाकात होती है और स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं गांधी जी की विचारधारा के साथ और गांधी जी के ही कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। स्वामी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गाजीपुर रीजन है उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है और 1927 के आसपास ये आश्रम को स्टार्ट करते हैं बिहता पटना बिहार में। और 1927 का जो ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी ईयर के आसपास भूमिहार ब्राह्मण सभा को एस्टेब्लिश करा जाता है। अब देखिए भूमिहार ब्राह्मण सभा क्या थी। यहाँ पर स्वामी जी मानते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने सही रूट से भटक चुके हैं। हम भगवान परशुराम के वंशज हैं तो हमें पुरोहित से रिलेटेड वर्क आना चाहिए। मतलब जो एग्जैक्टली ब्राह्मण्स का जो वर्क होता था एंशियंट समय में, तो उससे रिलेटेड हमें वर्क आना चाहिए और इसी वजह से भूमिहार ब्राह्मण सभा को एस्टेब्लिश करा जाता है कि पुरोहित से जो रिलेटेड कर्म और कार्य हैं उसके लिए तैयार करना। और 1929 के आसपास भूमिहार ब्राह्मण सभा को अबॉलिश कर दिया जाता है और 1929 में ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को एस्टेब्लिश करा जाता है। अब यहाँ पर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को एस्टेब्लिश क्यों करा जाता है, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या था। जो जमींदारों का एक्सप्लोटेशन था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब हमारे देश में जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे। एक तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ऐसी, ऊपर से ज़मींदारों का एक्सप्लोटेशन। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के सेक्रेटरी बनाए गए थे कृष्णा सिन्हा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बिहार में रहकर आप टारगेट कर रहे हो ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट को, तो आपको कृष्णा सिन्हा के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए जो इनके एफर्ट्स थे। चलिए हम वापस आते हैं। अब देखिए हम जब भी पीजेंट मूवमेंट कवर करते हैं ना तो हमें 3 सेटलमेंट काफ़ी डिटेल में पता होनी चाहिए, रिहोतवारी, परमानेंट सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट। अब यहाँ पर आज इस सेशन में हम परमानेंट सेटलमेंट को ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा रोहतवारी, परमानेंट एंड महालवारी सेटलमेंट। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो उनको टैक्स है वो बिल्कुल फिक्स रेशो में मिले और इसके चलते हुए कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया या स्टार्ट करा 1790 के आसपास और कॉर्नवालिस कोड आया था 1793। तो ये ईयर आपको याद रहेगा। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट था क्या। अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था बिल्कुल फिक्स रेट पे टैक्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि यहाँ पर 4 जमींदार हैं ए बी सी डी। अब ब्रिटिशर्स ने पहले बिड लगाई, मतलब पहले बोली लगाई और ये ए जमींदार ने ये बोली जीत ली। अब ब्रिटिशर्स ने ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो ज़मींदार को दे दिया और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कहना क्या था कि आप हमें फिक्स रेट पर टैक्स वसूल करके दीजिए पीजेंट से, अदरवाइज हम आपसे ज़मीन वापस ले लेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परमानेंट सेटलमेंट में जो फिक्स रेट है वो कितना रखा गया था 10/11, तो जाएगा ब्रिटिशर्स के पास और 1/11 जाएगा ज़मींदार के पास। अगर यहाँ पर ज़मींदार पीजेंट से ये टैक्स नहीं वसूल पाएंगे तो ज़मींदार का जो मालिकाना हक है वो छीन लिया जाएगा और फिर से बोली लगाई जाएगी। अब पीजेंट से टैक्स वसूलने के लिए ज़मींदार हर हद तक जाते थे और मान लो कि जो फार्मर्स हैं वो कई बार क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे क्योंकि मानसून पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ड्राउट लाइक कंडीशन ना हो जाए और आपको पता ही है फार्मर्स का जो वर्क है वो काफ़ी रिस्की होता है। तो ज़मींदार यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते थे और पीजेंट टैक्स देने के लिए इनसे उधार ले लेते थे और ये उधार भी काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था। तो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो काफ़ी हद तक था, मतलब एक्सप्लॉयटेशन आप ऐसे समझ लो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट में समझे, जो पीजेंट्स हैं उनको एक तरह से इस सब चीज़ों से निकालने के लिए, मतलब जो वो प्रताड़ित हो रहे थे, इसी के लिए ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को इस्टेब्लिश करा गया था। और फिर हमारे देश में मूवमेंट्स चल रहे थे पीजेंट मूवमेंट्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उससे तो खैर फार्मर्स प्रताड़ित हो ही रहे थे और ज़मींदार भी कहीं हद तक ब्रिटिशर्स के लॉयल थे और फिर पूरे देश में पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को ही आगे इंडिया लेवल पर फॉर्म करा गया, इंडिया किसान सभा या इसको ऑल इंडिया किसान सभा कहा जाता है।
और इसको इस्टेब्लिश करा गया था लखनऊ में 1936 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? स्वामी सहजानंद। और जनरल सेक्रेटरी कौन बने थे? NG रंगा। ये नाम आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट को हम बाद में समझेंगे, पहले हम मैनिफेस्टो देखेंगे। किसान सभा का मैनिफेस्टो क्या था? देखिए, फर्स्ट पॉइंट बहुत ही क्लियर है, प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो इनको प्रताड़ित करा जा रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि अगर ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो ये उधार लेते थे, तो उधार इनको काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था, तो ये एक्चुअल अमाउंट तो दे नहीं पाते थे और ये इंटरेस्ट रेट देते देते ही रह जाते थे। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, 50% डिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। जो ये रेंट पर लेते थे उसको लेकर 50% रिड्यूस करा जाए। उसके बाद मोराटोरियम ऑन डेबिट, मतलब अगर ऐसे समझ लो कि कर्ज पर जो टैक्स लगता है या कर्ज पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, तो कर्जे में डूब जाते थे फार्मर्स, तो ये हटना चाहिए। और यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल लेविस, अब इसको आप ऐसे समझ लो जागीरदारी सिस्टम, इसको हटाना। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनांट्स या टेनेंट्स, अब यहाँ पर जो टेन्योर है टेनेंट्स का वो सिक्योर होना चाहिए। अ लिविंग वेज, अब एग्रीकल्चर लेबर को एक तरह से मजदूरी तो मिलनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर वेज तो मिलना ही चाहिए। फेयर प्राइजेस फॉर कमर्शियल क्रॉप, खैर इसको लेकर तो आज भी हमारे देश में फार्मर्स परेशान ही रहते हैं कि MSP डेफिनेटली आपने सुना होगा, तो फेयर प्राइजेस को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न रखा गया था, मतलब मैनिफेस्टो में ये पॉइंट भी डाला गया था। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीजेंट यूनियन, आज की डेट में तो यूनियन है, उस समय यूनियंस नहीं होती थी, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन देने की बात रखी गई थी। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो ये मैनिफेस्टो में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं स्लाइड में। देखिए, बिहार में ना बख्त मूवमेंट इस्टेब्लिश करा गया था और 1937-38 में। बख्त का मतलब क्या होता है? सेल्फ कल्टिवेटेड। और ये मूवमेंट किसके इंगेज था? ज़मींदार के इंगेज, क्योंकि जो टेनेंट्स थे इनको एविक्ट कर दिया जाता था ज़मींदार के द्वारा, और इसी के चलते हुए ये बख्त मूवमेंट चलाया गया था। और फिर बाद में बिहार टेनेंसी एक्ट और बख्त लैंड टैक्स को पास करा गया था। और उसके बाद अगर हम देखें, जो किसान सभा है इन्होंने रेड फ्लैग को अडॉप्ट करा था अक्टूबर 1937 में। और 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें किसान सभा ने सपोर्ट करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और किसान सभा की जो विचारधारा है वो मैच नहीं हुई थी, और बाद में चलकर ये डोमिनेंट हो गए थे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट विचारधारा के, और किसान सभा इसी वजह से क्विट इंडिया से इन्होंने किनारा कर लिया था। और फिर किसान सभा का जो मेन रूट है वो एक तरह से भटक गया था, और इसी के चलते हुए स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याजनिक ने ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर दिया, और ये प्रो ब्रिटिश अप्रोच के थ्रू चलने लग गई थी ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वैसे तो बहुत बुक्स लिखी थी इन्होंने, बट हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू भूमियार ब्राह्मण्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ स्ट्रगल, ये भी आपने याद रखनी है, और इसको आप याद कर सकते हो, वैसे ये दो ही पूछी जाती है। रिकलेक्शन ऑफ द किसान सभा। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे रोहतवारी सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।